वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान 10वीं साइंस का अपन बात कर रहे थे। तो 10वीं साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक के बारे में आज बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो हम देखते हैं थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ और उत्प्रेरक के बारे में। तो हम देखते हैं हमारा दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी कुछ घटनाएँ घटित होती रहती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि जो घटना है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे बर्फ़ का पिघल कर पानी में बदलना, जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, जैसे भोजन का पाचन है। ये जो क्रियाएं हैं हम देखते रहते हैं इन क्रियाओं को। तो ये जो क्रियाएं हैं ये किस प्रकार संपन्न होती हैं, किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, इन क्रियाओं को हम देखेंगे। तो इनमें हमारे पास दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन क्रियाओं के दौरान दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को हम दो श्रेणी में डिवाइड करते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों से संबंधित अभिक्रियाएं कहलाती हैं भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनके भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इनके उदाहरण दीजिए। तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो किसी कारण की उपस्थिति में एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई पदार्थ किसी स्थिति में, किसी कंडीशन में, किसी शर्त में या किसी की उपस्थिति में वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। लेकिन वो अगर वो अवस्था, अगर वो कंडीशन, वो शर्त, वो कारक अगर हटा लिया जाए तो ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो किसी कारक विशेष के कारण क्या होते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं और उस कारक विशेष को हटाने के पश्चात पुनः सामान्य अवस्था या मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई पदार्थ किसी कारक या कारण विशेष की उपस्थिति में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है तथा उस कारक को हटाने पर वह पदार्थ पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। देखिएगा दोबारा से, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई भी पदार्थ किसी कारक या कारण विशेष की उपस्थिति में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, और यदि उस कारक को हटा लिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, तो पुनः वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो क्या कहलाता है? वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। इसमें भौतिक परिवर्तन में किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में। तो यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल में हम जैसे
बात करें पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक। नेक्स्ट है जैसे कि बर्फ का पानी में बदलना। अगर हम बात करें नेक्स्ट पानी का वाष्प या जल वाष्प में बदलना, ये बात करते हैं। अब हम इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझा सकते हैं आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पर है बात करते हैं यहाँ पर बर्फ, ये क्या है पानी, और ये क्या है जलवाष्प, ये क्या है हमारे पास जलवाष्प। देखिएगा बर्फ में हमारे पास ठोस अवस्था, कैसी अवस्था है ठोस, ये हमारे पास है द्रव अवस्था, और ये हमारे पास कौन सी है गैस अवस्था। क्लियर। हमने अभी बताया था कि अवस्था परिवर्तन होता है इसके दौरान, क्या होता है अवस्था परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अगर बर्फ़ को हम ठंडा करते हैं, क्या करते हैं ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो किस में बदल जाएगा पानी में। और पानी को अगर और गर्म करेंगे हम तो किस में बदल जाएगा ये जलवाष्प में। और इसको अगर पानी को जलवाष्प को अगर हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं, नहीं संघनन करते हैं, इसका संघनन प्रक्रिया करते हैं तो इसमें बदल जाएगा पानी में। और पानी को और ठंडा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा बर्फ़ में। तो यहाँ पर देखिएगा बर्फ़ पानी में बदल रहा है, पानी किस में बदल रहा है जलवाष्प में बदल रहा है। या हम ये कह सकते हैं पानी बर्फ़ में बदल रहा है, या हम ये कह सकते हैं जलवाष्प पानी में बदल रहा है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन जिनमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ का मूल जो गुण है रासायनिक संगठन है वो सेम है। बर्फ़ है उसमें भी पानी H2O के रूप में है, पानी है उसके रूप में भी H2O के रूप में है जल, और यहाँ पर जलवाष्प है उसके अंदर भी पानी और जल के अणु जो क्या हैं किसके रूप में H2O के रूप में है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इन भौतिक परिवर्तनों के हम कुछ गुण देखेंगे, क्या देखेंगे कुछ गुण देखेंगे भौतिक परिवर्तनों के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण। इसमें यह लिख सकते हैं यहाँ पर पदार्थ के भौतिक गुण, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, रूप, आकार, गंध, पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। क्या परिवर्तित होते हैं केवल भौतिक गुण, जिनमें अवस्था हो सकती है, रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, आकार हो सकता है, गंध हो सकती है, ये इनके क्या होते हैं चेंज होते हैं। नेक्स्ट कारण या कारक हटाने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं, या हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये कैसे परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन, अर्थात ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल चेंजेज हैं। कैसे परिवर्तन है रिवर्सिबल चेंजेज हैं। नेक्स्ट अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं।
स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, ये कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित नहीं होता है। इनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। इनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण क्या है? इनके अंदर नहीं होता है। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। अभी हमने कहा था जल का ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में बदलना। गैसीय अवस्था में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट अभी बताता हूँ। अभी जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें हम यहाँ पर, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जैसे चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तीसरा एग्जाम्पल जैसे नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कागज़ का फटना, कागज़ का फटना, कागज़ का फटना। ये भी क्या है? हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। तो हमने अभी बताया आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इनमें भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है, रंग परिवर्तित हो सकता है, रूप परिवर्तित हो सकता है, आकार परिवर्तित हो सकता है, उनकी गंध परिवर्तित हो सकती है, ठीक। इनमें रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता पदार्थ का, और नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता इनके दौरान। और हम ये कह सकते हैं ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल परिवर्तन होते हैं, यानी कि अपनी मूल अवस्था में पुनः आ सकते हैं अगर उस परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर परिभाषा, उसके गुण, उसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार ये बताए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन की। किसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक संगठन होता है, पदार्थ के जो गुण होते हैं, और पदार्थ के गुण और रासायनिक संगठन दोनों में बदलाव आता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में बदलाव आता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। इसमें सदैव नए पदार्थ का निर्माण होता है। खास बात यह है कि इसमें क्या है? सदैव नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा हम, या बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बात करें लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। जैसे हम बात करें दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। जैसे हम बात करें भोजन का पाचन,
भोजन का पाचन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे लकड़ी या कोयले का दहन, जलना, ठीक है। हमें कह सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, लोहे का जंग लगना है, दूध का दही बदलना है, भोजन का पाचन है, लकड़ी या कोयले का दहन है। लकड़ी कोयले को जैसे C+O2 क्रिया करके CO2 ये बन जाता है। कोयला जो होता है जलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। लकड़ी जो होती है जलकर क्या बना लेती है, राख। और राख क्या है, उन्हें लकड़ी में नहीं बदल पाती, इसलिए कैसे होते हैं ये परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डाले आपको। दूध जो है दही में बदल जाता है, दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब इन रासायनिक परिवर्तनों के गुण धर्म बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण। नंबर 1 बात करें, ये परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी, स्टेबल होते हैं, अस्थायी नहीं होते। नंबर 2, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात एक बार कोई पदार्थ बन गया तो वापस उन्हें मूल अवस्था में नहीं आएगा। नंबर 3, इनके कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। इनके कारण क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 4, इनमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों बदल जाते हैं। और नेक्स्ट, मूल पदार्थ अपने गुणों को खो देता है। मूल पदार्थ क्या करता है, अपने गुणों को खो देता है। जो नया पदार्थ बनता है का भार भी बदल जाता है। नए पदार्थ का क्या होता है, भार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार क्या है, रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा है कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि जो पदार्थ नया बन जाता है तो वापस उन्हें मूल अवस्था में नहीं आता है। यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें, मूल पदार्थ अपने मूल गुणों को क्या करता है, खो देता है। मूल पदार्थ जो अपने वास्तविक गुण जो होते हैं, शुरुआती गुण होते हैं, उनको क्या करता है, खो देता है। और नए पदार्थ का जो भार होता है वो भी क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। नए निर्मित होने वाले पदार्थों का भार भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हमने इस प्रकार क्या देखा, रासायनिक परिवर्तन देखे। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया।
मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं जब भी कोई पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो इस घटना को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में बदलाव आता है, गुणों में बदलाव आता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन और गुणों में बदलाव आता है तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोयले का दहन, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम किसकी? कोयला का दहन। दहन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर कोयला प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है भाई? राख। क्या बना रहा है? राख, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमारे पास कोयला क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन क्या है? O2 है, और क्या बन रहा है हमारे पास? CO2। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या है? जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, उन्होंने अपने गुण खो दिए और वो किस में बदल गए? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए। संगठन बदल गया, कार्बन और ऑक्सीजन का संगठन बदल गया और किसके रूप में आ गए? ये CO2 के रूप में आ गए। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व अणु हैं, जितने भी यौगिक हैं, पदार्थ हैं, उनको अगर उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको अगर उसके तत्व उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, उनको सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, तो जो अभिक्रिया का जो रूप प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसकी परिभाषा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया का जो रूप प्राप्त होता है, अभिक्रिया का जो रूप प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखा हम ही हमने कहा था कोयला का दहन, कोयला का दहन किया था हमने, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो छड़ है उसका जलना, उसका दहन। हम कोयला का दहन, इसको हमने कहा था कोयला प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम किस में लिख दें? कोयले को कार्बन में लिख दें, ऑक्सीजन को किस में? O2 में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? CO2। तो ये क्या है हमारे पास? रासायनिक समीकरण।
ये तो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और ये रासायनिक समीकरण। तो ये हमारे पास क्या होगी, जैसे हम बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गए, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल हो गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अगर उनके अणुसूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया का जो रूप प्राप्त होगा उस रूप को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और रासायनिक समीकरण लिखते वक्त हम क्या है, कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते वक्त क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को हम दो नामों से पुकारते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होता है, नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाफल या उत्पाद। क्या कहेंगे, क्रियाफल या उत्पाद। अब ये जो दोनों प्रकार के जो पदार्थ है हमारे पास, रासायनिक समीकरण के दो पार्ट हो गए, एक तो क्रियाकारक और एक क्या है, क्रियाफल। इन क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में क्या है, तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान सदैव क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर लगाया जाता है, अभिकारक से उत्पाद की ओर लगाया जाता है तीर का निशान। ठीक है, जो क्रियाकारक होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो उत्पाद होते हैं या फिर हम कह सकते हैं क्रियाफल कह सकते हैं, उनको हम किस राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, दोनों के बीच क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। तो ये कुछ इसके लिखने के तरीके हैं और व्यक्त करने के तरीके, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के तरीके और लिखने के तरीके हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको जैसे कि एग्जाम्पल लेकर हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं रासायनिक समीकरण को। हमने कहा अभी हमारे पास कार्बन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कर क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ये हैं हमारे पास क्रियाकारक, क्या हैं ये, क्रियाकारक, या फिर इनको क्या कह सकते हैं हम, अभिकारक। क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। और ये जो हमारे पास है ये है क्रियाफल, क्रियाफल, या इनको क्या कह सकते हैं, उत्पाद। क्या कह सकते हैं इनको, उत्पाद। अब ये जो हमारे पास है ये है LHS और ये है RHS। इनको क्रियाकारक या अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और इनको क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। इन दोनों के बीच में ये क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान सदैव किसकी ओर लगाया जाता है, क्रियाकारक से उत्पाद की ओर या क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर लगाया जाता है। किसकी तरफ लगाया जाता है, ये अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ है और ये अभिक्रिया के बाद में। अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ उनको क्या कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक रासायनिक समीकरण का एक तरीका है लिखने का। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर रहा हूँ मैं अभी इस वक्त, है ना, इसको बाद में बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक समीकरण होती है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बारे में। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, क्रियाफल, क्रियाकारक, क्रियाकारक या अभिकारक, और ये हमारे पास क्या है, उत्पाद या क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है, तो इस प्रकार भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हमने कहा दूध है वो किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। दूध है वो किस में कन्वर्ट हो गया, दही। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रियाकारक या फिर अभिकारक। और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद या क्या है ये हमारे पास, क्रियाफल। तो इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। एक तो है क्रियाकारक या अभिकारक,
और दूसरा है क्रियाफल या उत्पाद, प्रोडक्ट। ये तो अभिक्रिया से पहले और ये अभिक्रिया के बाद में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही इस वीडियो के अंदर। ओके बाय।